बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th की बायोलॉजी स्टार्ट करने लगे हैं, जो 9th से भी बहुत क्या है आसान है। तो इसका आज हम पहला चैप्टर देखने लगे हैं, जो हमारे पास क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी पहली लाइन में लिखा है अ मैन लाइक ऑल अदर एनिमल्स। एक आदमी दूसरे तमाम एनिमल्स की तरह, दूसरे तमाम जानवरों की तरह या दूसरे तमाम ऑर्गेनिज्म की तरह एक इंसान को, एक आदमी को भी क्या है जरूरत है किसकी, एनर्जी की। क्यों? जिंदा रहने के लिए। तो जितने भी इस दुनिया में जानदार हैं, ऑर्गेनिज्म है, तमाम को जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत है? एनर्जी की। बेशक वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर, तमाम के लिए जिंदा रहने के लिए उन्हें क्या चाहिए? एनर्जी। तो ये एनर्जी आएगी कहां से? फूड से आएगी। तो यही हमारे पास लिखा हुआ अ मैन लाइक ऑल अदर एनिमल्स। एक आदमी को दूसरे तमाम जानवरों की तरह नीड एनर्जी। किसकी जरूरत है? एनर्जी की। एनर्जी की क्यों जरूरत है? लाइफ को बरकरार रखने के लिए, यानी जिंदा रहने के लिए। फॉर द मेंटेनेंस, यानी बरकरार रखने के लिए, ऑफ हिज लाइफ प्रोसेस। अब उसकी जिंदगी के अमल को, उसकी जिंदगी के अमल को बरकरार रखने के लिए उसे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सिंपल ये हम कहेंगे, एक आदमी को दूसरे तमाम ऑर्गेनिज्म की तरह, दूसरे तमाम जानवरों की तरह एनर्जी की जरूरत है अपनी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए, यानी जिंदा रहने के लिए। तो ये एनर्जी आएगी कहां से? ये आएगी एनर्जी इसकी फूड से। तो हम देखते हैं द एनर्जी कम्स फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फूड सब्सटेंस। अब हमारे पास ये लफ्ज लिखा मेटाबॉलिज्म ऑफ द फूड सब्सटेंस। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? जितने भी रिएक्शन सेल में हो रहे हैं उसके कॉम्बिनेशन को हम क्या नाम देंगे? मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, उन तमाम को हम एक ही नाम दे देते हैं, मेटाबॉलिज्म। इधर मेटाबॉलिज्म हमने करवानी है किसकी? फूड सब्सटेंस की। इसकी सिंपल एग्जांपल हम देखते हैं रिस्पायरेशन वाली इक्वेशन। रिस्पायरेशन वाली इक्वेशन हमारे पास सबसे पहले क्या है? फूड सब्सटेंस के हमने मेटाबॉलिज्म करवानी है। तो फूड सब्सटेंस इधर हमारे पास क्या यूज होगा? ग्लूकोज, C6H12O6। इसके साथ ऑक्सीजन हमारे पास, रिस्पायरेशन हम एरोबिक देख रहे हैं। तो ये हमारे पास ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन मिली। तो इधर हमारे पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में आई? एटीपी की फॉर्म में। तो ये हमें क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई। और ये क्या हमारे पास? ग्लूकोज, यानी फूड से ही आया हमारे पास। तो ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म हो गया किसका? फूड का। तो ये लिखा हुआ एनर्जी कम्स, एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी आ रही है एटीपी की फॉर्म में, क्योंकि सेल एनर्जी यूज ही एटीपी की फॉर्म में करता है। तो एनर्जी कम्स फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड सब्सटेंस व्हिच नीड टू बी डाइजेस्टेड। और जिसकी हमें क्या होती है? जरूरत होती है क्या करने की? डाइजेस्ट करने की। अब फूड को डाइजेस्ट करने की हमें जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हमने ये रिएक्शन देखा है। तो रिएक्शन में हमारे पास इधर क्या यूज हो रहा है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज हमारे पास फूड में बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है। अब जो हम खाना खाते हैं उसका अगर हम छोटा सा पार्टिकल देखें तो उसका साइज फर्ज कर लो इतना होगा। छोटा सा पार्टिकल भी अगर हम खाने का देखें तो उसका इतना होगा। और जो हमारे पास सेल है, ये रिएक्शन जो है रिस्पायरेशन का, जिससे एनर्जी मिल रही है, ये रिएक्शन किस में हो रहा है? सेल में हो रहा है। इसे हम सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं। तो हमारे पास हमने जो फूड है उसे इतना छोटा करना है कि वो सेल के अंदर चले जाए। ये हमारे पास फूड का एक पार्टिकल है, छोटे से छोटा, ये इतना सा पार्टिकल। और सेल का साइज कितना है हमारे पास? फर्ज कर लो इतना सा। अब ये इतना बड़ा पार्टिकल इसके अंदर नहीं जाएगा, इसीलिए हम इसे क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। मजीद डाइजेस्ट करेंगे, यानी इसे तोड़ेंगे, बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे छोटे मॉलिक्यूल में, इतना छोटा करेंगे कि ये सेल के अंदर चले जाए। और ये किसके जरिए होगा? ये एंजाइम के जरिए होगा। ये प्रोसेस किसके जरिए होगा? एंजाइम के जरिए। तो इसीलिए हमारे पास डाइजेशन की क्यों जरूरत होती है? हमें फूड को डाइजेस्ट करने की क्यों जरूरत होती है? ताकि बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दे और इतना छोटा कर दे कि वो सेल के अंदर चले जाए, और सेल के अंदर जाकर ही ये रिएक्शन होगा, जिसे क्या नाम देते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन। तो ये हमारे पास ये मजीद एंजाइम के जरिए टूटेगा और टूट के इतना छोटा हो जाएगा, सिंगल मॉलिक्यूल बन जाएगा और जाकर अंदर क्या होगा? रिएक्शन होगा। तो ये लिखा व्हिच नीड टू बी डाइजेस्टेड। ये आगे लिखा आवर फूड कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमारी फूड मुश्तमिल है किसके ऊपर? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बो मीन हमारे पास कार्बन हो गया, हाइड्रेट्स मीन वाटर मॉलिक्यूल, यानी ऐसी पार्टिकल या ऐसी फूड जिसमें क्या हो? कार्बन भी हो और वाटर के मॉलिक्यूल भी। सिंपल एग्जांपल अगर हम देखें तो ग्लूकोज, C6H12O6, ये हमारे पास एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है।
उसके बाद क्या, प्रोटीन और फैट। ये तीन चीजों पर ज्यादातर हमारी फूड क्या होती है, मुश्तमिल होती है। आवर फूड कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। These are very large molecule। ये क्या होता है, बहुत लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। Every cell of the body need these molecule। और जितने भी बॉडी के हर सेल को क्या होती है, जरूरत होती है इन मॉलिक्यूल की। क्यों, क्योंकि हर सेल ने क्या लेनी होती है, एनर्जी। तो इसीलिए हमारे पास लिखा एवरी सेल, हर सेल ऑफ द बॉडी के हर सेल को एनर्जी की क्या होती है, जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। अगर किसी सेल को एनर्जी ना मिले यानी फूड ना मिले, उस सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो हमारे पास लिखा एवरी सेल ऑफ द बॉडी नीड दीज मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल की क्या होती है, जरूरत होती है फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शन। उनके अपने प्रॉपर फंक्शन करने के लिए इन मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, क्योंकि इन्हीं मॉलिक्यूल से क्या मिलेगी, आगे एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी मिलेगी तो वो अपने आगे मजीद काम कर सकेंगे। तो इसीलिए हमारे पास डाइजेशन की जरूरत होती है कि हम बड़े मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, छोटे मॉलिक्यूल तक यानी इतना छोटा कर ले ताकि वो किस में चले जाए, सेल के अंदर चले जाए। हमारे पास जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट्स। अब प्रोटीन की हम एग्जांपल ले लेते हैं। प्रोटीन को हमने इतना क्या करना है, डाइजेस्ट करने का, हमारा अमाइनो एसिड तक बन जाए। और फैट को हमने किस में कन्वर्ट करना है, फैटी एसिड में कन्वर्ट करना है। और ये हमारे पास जो हम फूड यूज करते हैं उसमें हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट्स, उसने का इसका साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होगा, अगर इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के अंदर बहुत सारे हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे किसके, ग्लूकोज के, तो हमारी बॉडी क्या करती है, इसे डाइजेस्ट करती है यानी इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी। इसी कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर किस में कन्वर्ट करेगी, ग्लूकोज में। प्रोटीन को तोड़कर किस में कन्वर्ट करेगी, अमाइनो एसिड में। फैट को तोड़कर किस में कन्वर्ट करेगी, फैटी एसिड में। फिर जाकर ये सेल के अंदर जाएंगे और उधर ये रिएक्शन होगा और क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। अब क्वेश्चन ये है, जो हमारे पास दरख्त है, दरख्तों में डाइजेशन क्यों नहीं होती, दरख्त में ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये मौजूद क्यों नहीं है। अब दरख्तों में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस, वो फूड अपनी खुद बनाते हैं यानी ग्लूकोज उधर ये इसी फॉर्म में बनता है और इसी फॉर्म में क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। हम जो होते हैं हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। हम किससे फूड लेते हैं, हम लेते हैं पौधों से। और पौधों से लेते हैं तो हमारे पास उसके अंदर ये ग्लूकोज हमें इस फॉर्म में नहीं मिलती, यानी बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर हमें एक बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलती है। फिर वही बड़ा मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में आएगा और वही कार्बोहाइड्रेट्स को हमारी बॉडी दोबारा क्या करेगी, डाइजेस्ट करेगी और उसे ग्लूकोज में क्या करेगी, तोड़ेगी। तो इसीलिए पौधे के अंदर हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है। पौधे के अंदर डायरेक्ट क्या बनेगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और उधर ये क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। इसीलिए पौधे में दरख्त में हमारे पास सबसे पहले डिफाइन है इंजेशन। इंजेशन के हम अब डिफाइन देखने लगे हैं। ये लिखा हुआ है टेकिंग इन, टेकिंग यानी लेना, इन यानी अंदर। टेकिंग इन ऑफ फूड, फूड को अंदर लेना, उसे क्या नाम देंगे, डाइजेशन। इसका मतलब ये है हमारे फूड पहले माउथ से हम फूड को अंदर लेकर जा रहे हैं यानी निगल रहे हैं, उसे क्या नाम देंगे, उसे हम नाम देंगे इंजेशन। टेकिंग इन, टेकिंग यानी लेना, इन यानी अंदर। टेकिंग इन ऑफ द फूड, फूड को अंदर लेकर जाना, उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, इंजेशन यानी फूड को निगलना या स्वॉल्विंग करना। तो इंजेशन का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, स्वॉल्विंग भी हो सकता है। तो इंजेशन का दूसरा नाम स्वॉल्विंग यानी फूड को निगलना, उससे क्या नाम देंगे, इंजेशन। तो हमारे पास अगली डिफाइन कौन सी है, डाइजेशन। डाइजेशन हमने अभी पढ़ा है कि डाइजेशन का मतलब है बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में क्या कर देना, तोड़ना। क्यों तोड़ना, ताकि ये इजीली क्या हो जाए, सोल्यूबल हो जाए यानी हल हो जाए। तो ये हमारे पास लिखा था ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल को क्या करना, तोड़ना। किसके अंदर, स्मॉल। स्मॉल कितने होने चाहिए, सोल्यूबल फूड पार्टिकल, यानी इतने हो कि वो हल हो जाए, यानी सेल के अंदर चले जाए और पहले ब्लड के अंदर जाएंगे। हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम से कहां जाएंगे, ब्लड में। फिर ब्लड हर सेल में, बॉडी के जितने भी सेल है तमाम सेल तक क्या करेगा, यही फूड के पार्टिकल को पहुंचाएगा। तो यही लिखा हुआ स्मॉल, इतने स्मॉल हो, इतने छोटे हो, क्या हो जाए, सोल्यूबल यानी हल हो जाए फूड मॉलिक्यूल। स्मॉल सोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल विद द हेल्प, और ये किसकी मदद से टूटेंगे, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम की मदद से ये टूटेंगे। तो आगे हम एंजाइम के नाम भी पढ़ेंगे, अभी इतना याद रखना है। डाइजेशन हमारे पास एक प्रोसेस है, द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल। कितने स्मॉल हो, सोल्यूबल होने चाहिए यानी हल होने चाहिए, स्मॉल सोल्यूबल फूड मॉलिक्यूल। किसके जरिए होंगे, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन, उसे क्या नाम देंगे, डाइजेशन।
अब डाइजेशन के बाद हमारे पास पहले हमने फूड को क्या कर लिया, अंदर लेके निकल लिया। अब आगे डाइजेशन हुई और डाइजेशन में हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल किसमें टूट गए, स्मॉल मॉलिक्यूल में। अब इसके बाद क्या होगा, जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से कहां चले जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, एब्जॉर्प्शन, यानी जज्ब हो गए ना डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारे पास फूड के छोटे मॉलिक्यूल जज्ब होकर कहां चले गए, ब्लड में चले गए। इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, एब्जॉर्प्शन। तो ये हमारे पास अगली डिफाइन किसकी होगी, एब्जॉर्प्शन की। When the food has been digested, जब फूड क्या होगी, डाइजेस्ट होगी, यानी बड़े मॉलिक्यूल, डाइजेशन का लफ्ज जहां भी आ जाए हमारे माइंड में यह होना चाहिए बड़े मॉलिक्यूल का इतने छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाने को वो क्या हो, हल हो जाए, यानी सोल्यूबल हो जाए, यानी ब्लड में चले जाए और वो उसके बाद सेल में भी जा सके। तो when the food has been digested, जब फूड क्या होगी, डाइजेस्ट होगी, यानी बड़े मॉलिक्यूल छोटे में टूट गए, the small molecule must pass out, जो the small molecule वो क्या हो गए, pass out, यानी निकल गए किससे, डाइजेशन ट्यूब, डाइजेस्टिव ट्यूब से क्या हो गया, बाहर निकल गए। और ये एब्जॉर्प्शन का जो फूड की एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो उधर फूड की एब्जॉर्प्शन हमारे पास कहां होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वाटर और जो हमारे पास मिनरल्स वगैरह साल्ट होंगे उसकी लार्ज में होगी। तो ये हमारे पास लिखा है मॉलिक्यूल मस्ट पास आउट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब। तो हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक ट्यूब में है, उसमें से क्या हो जाएंगे, ये बाहर निकल आएंगे, पास आउट यानी बाहर निकल जाएंगे डाइजेस्टिव ट्यूब और चले जाएंगे किसके अंदर, ब्लड के अंदर। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, उसे क्या नाम देंगे, एब्जॉर्प्शन, यानी जज्ब होना, यानी फूड का छोटे मॉलिक्यूल में टूटने के बाद ब्लड के अंदर जज्ब हो जाना या हल हो जाना, उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, उसे नाम देंगे हम एब्जॉर्प्शन। अब यही जो हमारे पास छोटा मॉलिक्यूल है ये क्या होंगे, छोटे ब्लड के अंदर चले गए। अब ब्लड पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, हर सेल को जिसको जरूरत होगी तमाम सेल तक ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, पहुंचाएगा। उस मॉलिक्यूल में ये क्या करेंगे, जिस सेल को जरूरत होगी उन तमाम सेल तक पहुंचा देगा। उधर यही हमारे पास रिस्पिरेशन जो हमने पढ़ा है, इसमें क्या होगा, ये पर्टिकुलर हमारा ग्लूकोज है और इधर ऑक्सीजन, ये मिली हमारे पास क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो एटीपी के फॉर्म में। तो एनर्जी उधर मिल जाएगी। अब हमारे पास जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा हुआ, अब तो उसमें बहुत सारे ग्लूकोज होंगे, बाकी तमाम को वो बॉडी में हर सेल तक पहुंचा देगा। इसके बाद जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा बचा उसे वो कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में, उसमें स्टोर कर देगा। तो यही हमारे पास लिखा हुआ है। इस मुकम्मल प्रोसेस को क्या नाम देंगे, इसे नाम देंगे हम एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी हमने इस्तेमाल कर लिया, ए से एसिमिलेशन बन रहा है और ए और अलिफ आवाज मेरी है, इस्तेमाल करना है, इस तरह याद रखना है, एसिमिलेशन और इस्तेमाल करना है, यानी हमने फूड पार्टिकल को क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया। तो एसिमिलेशन फ्रॉम द ब्लड, हमारे पास ब्लड से स्मॉल मॉलिक्यूल आर टेकन, लिए जाते हैं इनटू द सेल। ब्लड से अब कहां चले गए, सेल में चले गए। एंड आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस बाय अ प्रोसेस, और मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए, मुख्तलिफ मकसद के लिए सेल इन्हें क्या करेगा, यूज करेगा। इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, इसे हम नाम देंगे एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन की हमारे पास डिफाइन होगी। सबसे पहले हमने पढ़ी है इंजेक्शन, यानी फूड को अंदर लेकर जाना, निगलना, उसके बाद डाइजेशन, फूड के बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में। अगली लास्ट डिफाइन हम देखने लगे इजेशन। अब इजेशन में क्या होगा, वो पार्टिकल जो अनडाइजेस्ट हुए यानी डाइजेस्ट नहीं हुए वो क्या होंगे, बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, इजेशन। तो इजेशन क्या, द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड पार्ट, वो पार्ट फूड का जो क्या है अनडाइजेस्ट हुआ यानी डाइजेस्ट नहीं हुआ, बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल में नहीं टूटा। किसका अनडाइजेस्ट पार्ट, फूड का, इज रिमूव्ड, क्या हो जाएंगे, रिमूव्ड आउट, यानी बाहर निकल जाएंगे, ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, इजेशन। ये डिफाइन शॉर्ट और एमसीक्यूज के हवाले से बहुत अहम है। तो इसे हम एक टेकिंग इन यानी लेकर जाना अंदर, किसे, ऑफ द फूड, फूड को अंदर निगलना या लेकर जाना, उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, इंजेशन। इंजेशन और इजेशन में फर्क है, इन का मतलब आपने इन से याद है यानी इनसाइड की तरफ, और इजेशन बाहर निकालना यानी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल को। उसके बाद इंजेशन के बाद हमारे पास डाइजेशन होगी, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना, इतने छोटे मॉलिक्यूलों को वो हल हो सके, सोल्यूबल हो सके। और किसके जरिए ये होगा, ये एंजाइम के जरिए होगा। ये बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल, इतने छोटे मॉलिक्यूल को वो सेल तक
पहुंच जाए या ब्लड में हल हो जाए, किसके जरिए होगा, एंजाइम के जरिए। इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, डाइजेशन। डाइजेशन के बाद वही स्मॉल पार्टिकल का ब्लड में एब्जॉर्ब होना, जस्ट होना, उसे क्या नाम देंगे, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद वही स्मॉल पार्टिकल का हर सेल तक पहुंचना, उधर सेल उसे मुख्तलिफ पर्पस के लिए यूज करेगा, उसे क्या नाम देंगे, एसिमिलेशन। और जो इधर हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अनडाइजेस्टिव मटेरियल बच गया था, इसका बॉडी से रिमूव होना, इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, इजेशन। ये हमारे पास अगली लाइन हम देखने लगे। ये लाइन सिर्फ एमसीक्यूज के लिए बस याद कर लेना। हमारे पास क्या लिखा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये अकेला काम नहीं कर रहा। अभी हमने पढ़ा है एब्जॉर्प्शन में जो से स्मॉल पार्टिकल है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यानी जा रहे हैं किसके अंदर, ब्लड के अंदर। अब ब्लड क्या कर रहा है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है और जहां जिस सेल को जरूरत है उस सेल को वो पार्टिकल दे रहा है। तो यही लिखा हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम कैन नॉट वर्क अलोन, ये अकेला काम नहीं कर रहा। इट इज हेल्प बाय द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इसकी मदद की जा रही है किसके जरिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जरिए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे पास ब्लड वाला सिस्टम है। टू टेक, क्या लेकर जाने के लिए, डाइजेस्टेड फूड, वही फूड के पार्टिकल जो बड़े से छोटे में टूटे, यानी डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल का, कहां से, फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्यूब टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। तो ये कौन लेकर जाएगा, ये हमारे पास ब्लड लेकर जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम अकेला काम नहीं कर रहा, इसके साथ हमारे पास ब्लड यानी सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है। आगे हमारे पास लिखा हुआ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब हम पढ़ने लगे हैं अपने ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए एलिमेंट्री कैनाल कौन सी होती है। अब एलिमेंट्री कैनाल अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये जो हमारे पास फूड वाली नाली है इसे एलिमेंट्री कैनाल समझ लेते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, ये एलिमेंट्री कैनाल का सिर्फ पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल हमारे पास इधर से माउथ से लेकर हमारे पास एंड पॉइंट तक, ये जितना भी स्ट्रक्चर हमने बनाया ये एंड पॉइंट तक हमारे पास ये क्या होगा, ये एलिमेंट्री, माउथ से स्टार्ट होगा, उसके बाद हमारे पास ओरल कैविटी आ जाएगा, ओरल कैविटी के बाद हमारे पास फेरिंग्स यानी गला आ जाएगा, फिर एसोफिगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट तक, उस दर तक ये मुकम्मल हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। अब हम देखने लगे हैं द ऑर्गन, वो ऑर्गन विच टेक पार्ट, जो लेते हैं हिस्सा किसके अंदर, इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के अमल में। वो ऑर्गन जो डाइजेशन के अमल में हिस्सा लेते हैं, मेक द डाइजेस्टिव सिस्टम, वो मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम बहुत सारी चीजों का मिलकर बनने को क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो यही हमारे पास कह रहा है वो ऑर्गन, द ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स विच टेक पार्ट, जो हिस्सा लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और उस मेक द डाइजेस्टिव सिस्टम, वही मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू सेट ऑफ ऑर्गन, दो तरह के सेट्स हैं किसके, ऑर्गन के। अब सेट्स का लफ्ज आया यानी ये जो ऑर्गन के दो हमने ग्रुप बनाए, इसमें मजीद और ऑर्गन भी मौजूद होंगे। हमारे पास सेट का मतलब होता है बहुत सारी चीजों का इकट्ठे हो जाना, उसे सेट से कहते हैं। अब हमारे पास कौन सा है, एक एलिमेंट्री कैनाल है हमारे पास, और इसी के साथ एक हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड वाला, ये दो हमारे पास सेट्स बना दिए। इसके अंदर मजीद ऑर्गन क्या होंगे, मौजूद होंगे। अब एलिमेंट्री कैनाल इज कंसर्न, एलिमेंट्री कैनाल में शामिल है विद इंजेक्शन, यानी एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से प्रोसेस होंगे, हमारे पास इंजेक्शन होगा, डाइजेशन होगी, एब्जॉर्प्शन होगा और इजेशन। इसे अभी हमने पढ़ा, इंजेक्शन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है और इजेशन हमारे पास क्या होता है, ये हमने अभी पढ़ा है। और ये तमाम के तमाम काम कहां हो रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल में। अब एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी इजेशन सिर्फ किसकी होगी, अनडाइजेस्टेड फूड की। तो यही बता रहा है एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होता है, इंजेक्शन होती है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद हमारे पास क्या होगी, इजेशन। अब हमारे पास इधर एक जो हमने 5 डिफाइन अभी पढ़ी हैं, उसी में से एक इधर नहीं है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का जो सा प्रोसेस है वो इधर नहीं होगा। एसिमिलेशन का मतलब हमारे पास अभी हमने डिफाइन में भी पढ़ा है, एसिमिलेशन का हमारे पास सेल में हो रहा है, यानी ये फूड कहां यूज हो रही है, सेल में। तो इसीलिए एसिमिलेशन इधर नहीं लिखा गया। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ये सिर्फ इधर हो रहा है हमारे पास। इंजेशन यानी इधर से हम इधर से निकलते हैं जब फूड गले से, वो प्रोसेस कौन सा आ गया हमारे पास, इंजेशन हो गया। और डाइजेशन हमारे पास स्टमक में होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारे माइंड में यही होता है कि सिर्फ हमारी जो फूड को हजम कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है,
वो सिर्फ कहाँ हो रही है, मैदे में हो रही है, स्टमक में। ये बात क्या है, गलत है। हमारे पास सिर्फ स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन होती है। किसकी डाइजेशन होती है, प्रोटीन की। बाकी जो फूड की मुकम्मल की जो डाइजेशन है वो कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में जाके क्या होती है, डाइजेशन। और फूड के पार्टिकल की एब्जॉर्प्शन भी कहां से होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो ये हमारे पास डाइजेशन और जो सा एब्जॉर्प्शन ये भी इसी में ही आ रहा है। उसके बाद इजेशन हमारे पास लास्ट पार्ट से ये बॉडी से बाहर निकल जाएगी। ये भी किसका पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का। एसिमिलेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है, एसिमिलेशन नहीं है पार्ट हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल का, क्योंकि वो प्रोसेस है जो किस में हो रहा है, वो सेल में हो रहा है हमारे पास। द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट कौन कौन से हमने डायग्राम से याद रखने या अपनी बॉडी से आप खुद याद रख सकते हो। हमारे पास पहले क्या हो गया, माउथ हो गया, ये माउथ। उसके बाद क्या हमारे पास मुंह के अंदर ये जो से हमारे पास मौजूद है कैविटी, इसे क्या नाम देंगे, ओरल कैविटी। क्या नाम देंगे, ओरल कैविटी। इसे बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं या माउथ कैविटी भी कह सकते हैं। कैविटी का लफ्ज जहां भी आ जाए इसका मतलब होगा खाली जगह, खाली जो स्पेस नुमा हमारे मुंह के अंदर ये स्पेस है, इसे क्या नाम देंगे, इसे कैविटी नाम देंगे। ये ऊपर मैंने ड्रा किया, ये कौन सी, नेजल कैविटी। नेजल नोज से याद रखा, नाक के अंदर जो स्पेस है उसे नेजल कैविटी। ये तो हमारे पार्ट का भी इस टॉपिक में नहीं आएगा, वैसे मैंने लिख दिया। अब ये हमारे पास जो पार्ट है, ये इतनी स्पेस, ये कौन सी है, ओरल कैविटी। तो पहला एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट हो रही है, माउथ से। उसके बाद ओरल कैविटी, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, फेरिंक्स यानी गला आ जाएगा। अब उसी के बाद फूड कहां जाएगी, फूड जैसे जैसे मूव करिए वही हमने लिखते जाने। हमारे पास ये वाली सांस वाली नाली है और ये कौन सी है, फूड वाली, इसे क्या नाम देंगे, एसोफिगस। और एसोफिगस के बाद कहां आ जाएगी, स्टमक में। तो स्टमक हो गया। स्टमक के बाद हमारे पास कहां आ जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। उसके बाद कहां आ जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड। और उसके बाद बाहर। तो ये हमारे पास अनडाइजेस्टेड बाहर चले जाएगी, बाकी जो उनसे डाइजेस्टेड होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये मुकम्मल नाम आपने इधर से याद रखने, माउथ, उसके बाद ओरल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर हमारे पास क्या है, एसोफिगर, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो यही हमारे पास इधर लिखा हुआ है, द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर माउथ, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी हमारे पास माउथ को ही शो कर रहा है, इधर माउथ कैविटी भी लिख सकते हैं और बक्कल कैविटी भी लिख सकते हैं। फेरिंग्स, एसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। और हमारे पास ये दो बार लिखोगे, ये क्या हो गया हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये किसके पार्ट हो गए, एलिमेंट्री कैनाल के। इनकी तरतीब आपको खुद ही याद हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी के पार्ट है और हमें अपनी बॉडी के पार्ट का पता होना चाहिए। अब दूसरा क्या है हमारे पास, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब होता है गदूदे, और ये हमारे पास डाइजेशन में हेल्प करती हैं, इसीलिए हम इसे क्या नाम देंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड। द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड, ये शामिल है विद द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो सा ग्लैंड है इनका राब्ता है, कनेक्शन है किसके साथ, एलिमेंट्री कैनाल के साथ। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट, मुख्तलिफ पार्ट के साथ इनका क्या है, कनेक्शन है। अब हम देखते हैं हमारे पास, और ये मदद करेंगे हेल्प इन डाइजेशन, इसीलिए तो इसे डाइजेस्टिव ग्लैंड का नाम दिया गया। अब हम देखते हैं कौन कौन से हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड और सैलिवरी ग्लैंड। अब हमने ऊपर से स्टार्ट करना है, जिस तरह इसके नाम ऊपर से देखें, ऊपर से देखते जाने। हमारे पास माउथ के ओरल कैविटी के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर क्या मौजूद होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड, जो सैलिवा यानी थूक वगैरह बनाते हैं, और ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन हमारी फूड की माउथ से स्टार्ट हो जाती है, माउथ से थोड़ी सी डाइजेशन स्टार्ट, इतनी नहीं लेकिन बहुत कम हो जाती है। और किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट की। और वो कौन करवाता है, सैलिवरी ग्लैंड, यानी हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड थूक बनाएगा और इसी के जरिए होगी। इसे हम मजीद आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आगे क्या हमारे पास, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक का लफ्ज, जहां भी लफ्ज आ जाए हमारे पास गैस्ट्रो या गैस्ट्रिक, इसका मतलब होता है स्टमक। ये स्टमक को शो करेगा। जिस तरह हमने एक हमारे पास सिरप और टैबलेट वगैरह सुने होगी, गैस्ट्रोफिल। तो गैस्ट्रिक का लफ्ज जहां भी आ जाए ये स्टमक को शो करेगा। तो ये कौन सा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी ये कहां पाए जाएंगे, स्टमक में पाए जाएंगे। इंटेस्टाइनल ग्लैंड यानी इंटेस्टाइन में पाए जाएंगे हमारे पास। इसी के बाद लीवर हो गया और पैंक्रियाज, ये भी किसमें यूज होंगे, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पास इनके क्या हो गए, नाम हो गए। आगे हम इन्हें मजीद डिटेल से आगे हम देखने लगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के हम तीन नाम देखेंगे। एलिमेंट्री कैनाल को हम गट भी कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक और डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल को हम गट भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका
तीसरा नाम हमारे पास है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और तीसरा हमारे पास है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये तीन नाम आपने याद रखने एलिमेंट्री कैनाल के। तो तीन ये हो गए, एक एलिमेंट्री कैनाल, चार नाम हो गया। एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज, हमारे पास क्या है, गट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और तीसरा कौन सा है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये तीन नाम आपने लाजमी याद रखने हैं। इट इज अ कंटिन्यूअस ट्यूब, यानी ये मुसलसल चलने वाली एक ट्यूब है। डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल इसी के ऊपर मुश्तमिल है हमारे पास। इट इज द ट्यूब अबाउट कितनी है हमारे पास, 9 मीटर, 9 मीटर क्या है, लॉन्ग है इन अडल्ट यानी नौजवानों में ये इतनी है 9 मीटर। तो ट्यूब का हमारे पास साइज या एमसीक्यूज भी आ सकता है। द ट्यूब 9 मीटर लॉन्ग इन अडल्ट। इट्स ईच रीजन, इसका हर जौन सा इलाका है या हर जौन सा इसका पार्ट है, इज डिजाइंड टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन। इस तरह अल्लाह ताला ने उसे बनाया है कि वो मुख्तलिफ क्या करे, फंक्शन परफॉर्म करे, डिफरेंट फंक्शन इन द ओवरऑल प्रोसेस। लेकिन तमाम का मकसद एक ही है, वो कौन सा है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन। इसमें यही चीजें हमारे पास होंगी। आगे क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल बिगन, कहां से स्टार्ट हो रही है, हमारे पता है माउथ से स्टार्ट हो रही है, और एंड कहां हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट जो सा पार्ट है उधर तक, उसे हम क्या नाम देंगे, एनएस का। तो यही लिखा हुआ है, इट बिगन्स फ्रॉम माउथ एंड एंड टू द एनएस। कहां से स्टार्ट हो रही है, माउथ से, और एंड कहां हो रही है, एनएस तक। और हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इट इज लाइनेड। अब हमारे पास ये जितने भी हैं एलिमेंट्री कैनाल है, इसके इनसाइड अंदर की तरफ म्यूकस की भी एक क्या होती है, लेयर होती है। म्यूकस यानी बलगम नुमा या लिक्विड नुमा एक लेयर होती है हमारे पास। म्यूकस का इधर हम देखेंगे लिक्विड नुमा एक लेयर होती है, जो इसके में देखें स्टमक में भी एक म्यूकस की इनसाइड लेयर होगी, और वो म्यूकस की लेयर इसकी क्या कर रही है, हिफाजत कर रही है इंजाइम से। जो स्टमक के अंदर इंजाइम और एसिड होता है, उससे ये स्टमक की दीवारों की क्या कर रही है, हिफाजत कर रही है। इट इज लाइनेड इंटरनली बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। इसके अंदर कौन सी लेयर होती है, म्यूकस की यानी लिक्विड नुमा या बलगम नुमा एक लेयर होती है मुकम्मल चढ़ी हुई, जो इसकी क्या कर रही होती है, हिफाजत भी कर रही होती है, और इसमें क्या होगी, इसका और कामों में भी रोल होगा। जैसे ट्यूब में ये फ्रिक्शन वगैरह जब फूड गुजरेगी तो फ्रिक्शन को भी कम करेगी। तो आगे क्या लिखा हुआ, माउथ। अब हमने इन तमाम के इसके पार्ट को क्या करना है, एक एक करके स्टडी करना है। ये हमारे पास इसका क्या माउथ, उसके बाद ये ओपनिंग को सिर्फ क्या नाम देंगे, माउथ को। तो यही लिखा हुआ, इट इज एक्सटर्नल ओपनिंग, जो सी एक्सटर्नल ओपनिंग है, दैट लीड्स इनटू द ओरल कैविटी, जो जाती है किसके अंदर, ओरल कैविटी, यानी जो अंदर की तरफ। ये ओपनिंग अगर ओपन हो जाएगी तो अंदर ओरल कैविटी या माउथ कैविटी, या उसे क्या नाम देंगे, बकल कैविटी। ये ओरल कैविटी के तीन नाम है। तो यही माउथ क्या है, एक्सटर्नल ओपनिंग है, जो जाती है किसके अंदर, ओरल कैविटी के अंदर। ये हमारे पास हो गया माउथ। अब माउथ के बाद कौन सा पार्ट स्टार्ट होगा, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बारे में अब हम देखते हैं। अराउंड द साइड, साइडों पर और फ्रंट ऑफ द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के साइडों पर, फ्रंट पर, और द अपर, अपर ऊपर वाला, लोअर नीचे वाला जा यानी जबरे होते हैं। एक ऊपर वाला जबरा, एक हमारे पास ये नीचे वाला हो गया, ये ऊपर वाला होगा हमारे पास जबरा। अब नीचे वाला ये देखो, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ऊपर वाला जबरा क्या होगा, फिक्स होगा हमारा। नीचे वाला ये पार्ट जो सा ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यानी आप इधर दांतों से देख सकते हो मुकम्मल ये नीचे वाले मूव कर रहे हैं, ऊपर वाले अपनी जगह पर क्या फिक्स है। तो यही हमारे पास लिखा हुआ है, द अपर जा इज फिक्स्ड, द लोअर इज मूवेबल, द ओरल कैविटी। ये हमने किसके बारे में, जबरों के बारे में पढ़ लिया। आगे क्या हमारे पास, ओरल कैविटी कंटेन, इसमें क्या क्या चीज पाई जाती है, टीथ और हमारे पास टंग वगैरह, जुबान भी इसी के अंदर है, दांत भी किसके अंदर है, ओरल कैविटी के अंदर, अंदर वाली स्पेस में है हमारे पास। तो ये हमारे पास ओरल कैविटी के बारे में भी पढ़ लिया। अब ओरल कैविटी के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, अगर इधर देखें तो फेरिंग्स आ रहा है, यानी गला आ रहा है। तो इसी के बारे में अब हम देखते हैं। इट लीड्स फ्रॉम माउथ एंड नेजल कैविटी, ये लीड्स कर रहा है यानी जा रहा है फ्रॉम माउथ और नेजल कैविटी से। तो नेजल कैविटी और माउथ कैविटी हमें पता है, माउथ कैविटी को ओरल कैविटी भी कहते हैं, और नेजल हमने नोज से याद रखा है, नाक वाली कैविटी। तो नाक वाली और माउथ वाली ये दोनों की ओपनिंग गले में ही हो रही है। दोनों की ओपनिंग कहां हो रही है, गले में। तो गला एक ऐसी जगह जहां से फूड भी पास करती है और एयर भी। एयर इधर से चले जाएगी सांस वाली नाली में, और फूड इधर से चले जाएगा फूड वाली नाली में।
तो यही लिखा हुआ है हमारे पास, इट लीड्स फ्रॉम माउथ एंड नेजल कैविटी टू द, ये जाती है कहां से, फ्रॉम माउथ कैविटी और नेजल कैविटी से टू द, कहां तक, एसोफिगस और टू द ट्रैकिया। एसोफिगस हमें पता चल गया सांस फूड वाली नाली, और ट्रैकिया हमारे पास कौन सी है, सांस वाली। ये जो हमारे सांस वाली है ट्रैकिया होगी, फूड वाली कौन सी होगी, एसोफिगस होगी। द फेरिंग्स इज कॉमन, ये कॉमन यानी दोनों के लिए आम है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। जो हमारे पास फेरिंग्स है ये दोनों के लिए रास्ता है, किसके लिए, फूड के लिए भी और एयर के लिए, इधर से फूड भी गुजरेगी और हमारे पास हवा भी। अब आगे फूड, हमने फूड के बारे में पढ़ा है ना, डाइजेस्टिव, तो हमने इधर नहीं जाना, ये सांस वाले की तरफ नहीं जाना, ये हम अगले जो सा चैप्टर आएगा इसके ऊपर मुकम्मल फिर उसमें पढ़ेंगे। अब आगे हमारे पास फूड कहाँ जा रही है, एसोफेगस की तरफ जा रही है। अब उसी के बारे में देखते हैं। ये हमारे पास एक ट्यूब है जिसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम नाम देंगे खुराकी नाले। तो ये हमारे पास एसोफेगस, इट इज अ मस्कुलर ट्यूब, यानी ये एक मसल से बनी हुई ट्यूब है और इसकी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर। इसके साथ ये यूनिट याद रखना, इधर सेंटीमीटर है इधर मीटर है, अक्सर वो कंफ्यूजन के लिए एमसीक्यूज चेंज भी कर सकता है। तो ये 25 सेंटीमीटर है, ऑप्शन में अगर 25 मीटर हुआ तो उस पर नहीं टिक करना है, 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह के दो एमसीक्यूज आ सकते हैं, इधर भी बन सकता है, जैसे 9 मीटर हो गया, बी पर आपको 9 सेंटीमीटर दे सकते, तो ये यूनिट भी साथ याद रखना है। इट लीड्स फ्रॉम फेरिंग्स, ये जाती है कहां से, फेरिंग्स यानी गले से कहां तक जा रही है, स्टमक तक। तो ये इट लीड्स फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टमक। इन एसोफिगस नो डाइजेशन टेक प्लेस, एसोफिगस में कोई डाइजेशन नहीं होती, हमारे पास ओरल कैविटी में होती है लेकिन एसोफिगस में डाइजेशन नहीं होगी। स्टमक में भी डाइजेशन होगी प्रोटीन की, वो आगे हम देखते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में। एसोफिगस में हमारे पास डाइजेशन नहीं होती, ये फूड के पार्टिकल को ऊपर से कहां तक मूव करवाता है, स्टमक। आगे हम देखने लगे हैं स्टमक के बारे में, और स्टमक का हमने ये भी पढ़ा था, स्टमक का जहां भी लफ्ज गैस्ट्रिक या गैस्ट्रो आ जाए इसका मतलब आपने स्टमक ही समझना है। स्टमक का जो सा बायोलॉजिकली नेम है वो क्या है हमारे पास, गैस्ट्रिक है, यानी गैस्ट्रो या गैस्ट्रिक का लफ्ज जहां भी आ जाए वो क्या होगा, स्टमक। इसी तरह हमारे पास हार्ट का जो सा बायोलॉजिकली नेम जो होगा वो क्या है, कार्डिक। कार्डिक का लफ्ज जहां भी आ जाए इसका मतलब क्या होगा, हार्ट। जैसे आपने सुना होगा कार्डियोलॉजिस्ट, यानी हार्ट का डॉक्टर के साथ आगे लिखा कार्डियोलॉजिस्ट। और इसी तरह ये दो नाम इधर यूज होंगे। और तीसरा हमारे पास है लीवर। लीवर का हमारे पास नाम जो सा यूज होगा वो होगा हेपेट या हेपेटिक या हेपेट या हेपाटाइटिस का आपने नाम सुना होगा। तो ये जो सा हमारे पास लफ्ज हेपेट है इसका मतलब क्या होता है, लीवर, बायोलॉजिकली नेम। तो ये तीन नाम आपको अभी याद होने। आगे हम देखने लगे स्टमक इज अ डिलेटेड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। डाइजेस्टिव ट्यूब का जो सा डायलेटेड यानी नाजुक पार्ट है वो क्या हमारे पास, स्टमक है। और इट इज रफली जे शेप, इसकी शक्ल कैसी है, जे शेप यानी जे शक्ल का है। एंड समवट तकरीबन ट्रांसवर्सली प्लेस, ट्रांसवर्सली यानी यूं लेटा हुआ, थोड़ा सा क्या होगा हमारे पास लेटा, यूं सीधा नहीं है, वर्टिकली नहीं है, क्या है, ट्रांसवर्सली है। समवट ट्रांसवर्सली प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन किसे कहते हैं, पेट को, ये हमारे पेट की लेफ्ट साइड पर होगा। तो स्टमक हमारी बॉडी के या पेट के किस तरफ होता है, लेफ्ट साइड पर यानी बाएं जानिब होगा। और किस फॉर्म में होगा, ट्रांसवर्सली प्लेस ऑन द लेफ्ट ऑफ द एब्डोमेन, पेट के लेफ्ट साइड पर होगा, जस्ट बीनेथ डायाफ्राम। अब डायाफ्राम हमारे पास क्या है, ये एक मसल्स से बनी हुई शीट हो रही है, और ये किसके नीचे होती है, लंग्स के नीचे। लंग्स के नीचे एक मस्कुलर थिक हमारे पास होगी, वो क्या होगा, डायाफ्राम। ये हमारे पास रिस्पायरेशन चैप्टर में भी इसे मजीद पढ़ेंगे। अगर हम देखें तो हमारे पास ये होगी डायाफ्राम, इस तरह ये डम शेप की भी होती है और अपनी शेप चेंज करती रहती है। ये मस्कुलर की एक शीट है हमारे पास, फर्स्ट वाला ये डायाफ्राम है। ऊपर हमारे पास इधर क्या मौजूद है, लंग्स, और नीचे इधर स्टमक वगैरह ये मौजूद है। अब ऊपर वाली जो सी कैविटी होगी इसे हम नाम देंगे चेस्ट कैविटी। क्या नाम देंगे, चेस्ट कैविटी। और नीचे वाले को क्या नाम देंगे, एब्डोमिनल कैविटी। इसे हम क्या नाम देंगे, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। कैविटी का हमने मतलब पढ़ा था, हमारे पास एक स्पेस जो, तो ऊपर वाली चेस्ट कैविटी और नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी। चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान जो दोनों में फर्क जो चीज करी है वो क्या है, डायाफ्राम। वो भी हमारे पास क्या है, डायाफ्राम। तो डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे हमारे पास इधर क्या होगा, स्टमक होगा, यानी डायाफ्राम हमारे पास इधर बनेगी, ये इस जगह पर
डायाफ्राम, ये मैं डॉटेड शो कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर लंग्स होंगे हमारे पास, डायाफ्राम के ऊपर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। इट हैज टू ओपनिंग, इसकी कितनी ओपनिंग है, दो ओपनिंग है। अगर डायग्राम में देखें तो हमारे पास एक ओपनिंग ये है ऊपर से, ये जहां से फूड आ रही है, और एक इधर से जहां से ये फूड जा रही है, तो दो ओपनिंग है हमारे पास, इसीलिए लिखा है इट हैज टू ओपनिंग विच इज गार्डेड, जिसकी हिफाजत की जा रही है बाय वॉल्स। अब ये वॉल्स का लफ्ज जहां भी आ जाए, ये हार्ट में भी यूज होगा। वॉल्स का मतलब होता है ये बैक फ्लो से रोकता है, यानी पीछे जाने नहीं देता, जो चीज एक बार अंदर आ गई उसे वापस जाने नहीं देगा, उस चीज को क्या कहते हैं, वाल्व। जैसे आपने सुना होगा हार्ट के वाल्व क्या हो गए, बंद हो गए या खराब हो गए, तो वाल्व हमारे पास हार्ट में भी यूज होता है लफ्ज, तो इधर भी उसने यूज किया कि ये एक इसकी हिफाजत करने वाले इधर क्या होंगे, वाल्व होंगे, एक इस जगह पर एक इस जगह पर, यानी वो इस वाला फूड को वापस एसोफेगस में जाने नहीं देगा। और इधर से हमारे पास जो फूड आगे आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन से, उससे पीछे इसमें स्टमक में जाने नहीं देगा। तो यही हमारे पास वाल्व्स का काम है। और इधर से भी ये क्या होगा, क्लोज होगा, और इधर से भी क्या होगा, क्लोज होगा। और हमारे रखना ये जो से हमारे पास फूड जब इधर से खुराक वाली नाली से कहाँ आ जाए, स्टमक में आ जाए, तो उसे वापसी पीछे जाने नहीं देना, तो वो हिफाजत कौन करेगा, वाल्व ही करेगा। लेकिन जब वोमिटिंग वगैरह होती है तब फूड चले जाती है। वो क्यों जाती है, वो एंटी पेरिस्टालसिस की वजह से होगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे, पेरिस्टालसिस वाले टॉपिक में। हमारे पास अब इसकी दो ओपनिंग है, एक ये वाली ओपनिंग, एक ये, और मैंने कहा ये जो स्टमक है ये कहा लेफ्ट साइड पर, तो ये जो सी इसकी ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग इसकी, तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास इधर हार्ट का भी क्या होगा, कनेक्शन। वैसे हार्ट हमारे सेंटर में होता है, लेकिन उसका लार्ज पार्ट जो सा हार्ट है ना, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, वो लेफ्ट तरफ होता है। हार्ट हमारा बॉडी के सेंटर में ही होता है, लेकिन उसका लार्ज पार्ट किस तरफ होता है, लेफ्ट तरफ। इसी तरह इसीलिए हमें फील कहाँ होता है, लेफ्ट की तरफ फील होता है हार्ट। तो ये हमारे पास लेफ्ट है, और ये जो सी जगह ये तकरीबन हार्ट के करीब होती है, इसीलिए हार्ट को हमने अभी कहा है कार्डिक, क्या नाम दिया, कार्डिक बायोलॉजिकली। तो इस ओपनिंग को हम क्या नाम देंगे, कार्डिक ओपनिंग। क्या नाम देंगे, कार्डिक ओपनिंग, क्योंकि ये हार्ट के करीब है, इसीलिए इसे क्या नाम देंगे, कार्डिक ओपनिंग। कार्डिक ओपनिंग, द ओपनिंग बिटवीन, ये किसके दरमियान ओपनिंग है, एसोफेगस और स्टमक, बिटवीन एसोफेगस और कौन सा हमारे पास, स्टमक, इज कॉल्ड कार्डिक ओपनिंग, विच इज गार्डेड बाय कार्डिक स्फिंक्टर। ये किन मसल्स से जो इसकी हिफाजत कर रहे हैं, वो कौन से है, कार्डिक स्फिंक्टर। इधर सर्कुलर मसल्स होते हैं, ये क्लोज हो जाएंगे, जैसे ही फूड आएगी तब ये ओपन होंगे, फूड अंदर चले जाएगी, ये दोबारा इस तरह के आ जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, सर्कुलर फॉर्म में होंगे ये इधर से क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और इधर से भी जो सा हमारे पास ओपनिंग है ये बंद ही रहेगी, जब फूड ने पास होना है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में तब ओपन होगी। तो ये ओपनिंग हमारे पास दोनों तरफ से बंद क्यों रहती है, क्योंकि हमारे पास ये फूड को वापसी पीछे जाने ना दे। जैसे ही फूड इधर मिक्स होगी हमारे पास स्टमक के अंदर जो एसिड और एंजाइम होता है उससे क्या होगी, मिक्सअप होगी, तो इसको वापस एसोफेगस में जाने नहीं देना। जिस तरह हमारे पास शाहपुर में कोई चीज हो, हमने दो चीजों को मिक्स करना है, तो शाहपुर को ऊपर से क्या कर लेते हैं, बांध कर देते हैं, उसकी ओपनिंग को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, फिर ही उसे मिक्स करेंगे। कभी आप ओपन शाहपुर को क्या मिक्स करने की कोशिश करना, वो अंदर वाली चीज कहाँ आएगी, बाहर की तरफ ही आ जाएगी। तो इधर से भी ये क्या होगा, बंद हो जाता, बंद ही रहता है। जब फूड आती है तब सिर्फ ओपन होगा, फूड अंदर जाएगी और दोबारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और इस ओपनिंग को क्या नाम देंगे, कार्डिक ओपनिंग। कार्डिक जो सा हार्ट से इसे दिया गया नाम। द रीजन ऑफ स्टमक अराउंड द कार्डिक ओपनिंग इज द कार्डिक एंड। और ये जो सा इलाका है इसके स्टमक का, ये वाला पार्ट जो इसके करीब करीब है, इस पार्ट को क्या नाम देंगे, कार्डिक एंड का नाम देंगे। दूसरी हमारे पास कौन सी है, पाइलोरिक ओपनिंग। ये वाली ओपनिंग को क्या नाम देंगे, पाइलोरिक। ये किसके दरमियान है, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान। तो आप इसी को भी चेंज करके लिख सकते हो, द ओपनिंग बिटवीन एसोफेगस और स्टमक, इधर आप लिखोगे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। अगर बुक वाली देखे तो वो क्या लिखा, द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू ड्यूडेनियम। ड्यूडेनियम हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट का नाम है, इज कॉल्ड पाइलोरिक ओपनिंग, विच इज गार्डेड बाय मसल्स। उस मसल्स को क्या नाम देंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर। इधर कार्डिक स्फिंक्टर, इधर क्या नाम देंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब इसी के बाद स्टमक के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो से इसके स्मॉल का नाम क्यों दिया गया, जो से लार्ज इंटेस्टाइन अगर देखी जाए लेंथ वाइज तो लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होगी और हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होगी लेंथ वाइज। लेकिन इसे फिर स्मॉल का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसका जो सा साइज है यानी डायामीटर
वो क्या है, वो छोटा है। यानी ये हमारे पास यूं कह सकते हो ये पतली है यूं सिंपल लैंग्वेज में, और लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी सी मोटी, यानी इसका डायमीटर बड़ा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर क्या है, छोटा है। डायमीटर हमारे पास थिकनेस को बताती है, जैसे एक पाइप फर्ज कर लो वो इतना बड़ा है, उसका डायमीटर क्या होगा, बड़ा होगा। डायमीटर हमारे पास मुकम्मल, ये रेडियस हो गया सर्कल का, ये मुकम्मल पार्ट क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाता है। तो ये हमारे पास लिखा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉल इन डायमीटर, ये सिर्फ स्मॉल किसमें, डायमीटर में, लेंथ वाइज स्मॉल नहीं है ये हमारे पास। इट इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट, इसके कितने पार्ट है, 3। एक कौन सा हमारे पास, ड्यूडीनम, जिजीनियम और इलियम। 3 पार्ट आपने पहले याद रखने, ड्यूडीनियम, जिजीनियम और इलियम। तो हम सबसे पहले देखने लगे ड्यूडीनियम के बारे में। इज अबाउट, अगर ये भूल भी जाइए ड्यू बोतल से भी आप याद रख सकते हो। ड्यूडेनियम इज अबाउट, ये कितनी लॉन्ग है हमारे पास, 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इधर हमने मुख्तलिफ की लेंथ पहले भी हमने देखी है, तो ये लेंथ आप तमाम की जितनी हमने पढ़ ली है, इसको एक साइड पर एक छोट नोट्स की तरह या इधर नोट कर लें तमाम को, और आगे इसी तरह इसे याद करें, ये एमसीक्यूज में आ सकती है और कंफ्यूजन से भी आप बच सकते हो। ये 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। बाइल डक्ट, अब बाइल हमारे पास क्या है, ये एक लिक्विड होता है जो कहां से आता है, लीवर से। ये लीवर में बनेगा और ये स्टोर होगा गाल ब्लैंडर में। ये गाल ब्लैंडर जिसे हम पित्ता कहते हैं, इसमें ये लिक्विड स्टोर होता जाएगा। जैसे ही हमारे पास फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी, ये फिर इधर से गाल ब्लैंडर से इसमें चले जाएगा। और बाइल क्या करता है, ये भी डाइजेशन में डाइजेशन में मदद करता है, और फैट वगैरह को क्या करता है, फैट के डाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। तो बाइल डक्ट, बाइल की जो सी नाली है, बाइल डक्ट यानी नाली जो सी है, फ्रॉम गाल ब्लैडर, कहां से आ रही है, गाल ब्लैडर से। ये भी, और हेपेटिक, हेपेटिक का भी हमने पढ़ा, लीवर, लीवर का हेपाटाइटिस जैसे एक बीमारी है हेपेटाइटिस, उसमें भी लीवर के ऊपर असर पड़ेगा। तो इधर हमारे पास इसीलिए हेपेट का लफ्ज जहां भी आ जाए इसका मतलब लीवर होगा। ये अब लिखा हुआ हेपेटिक डक्ट, यानी वो नाली जो कहां से आ रही है, हेपाटाइट, वो नाली जो कहां से आ रही है, लीवर से आ रही है। तो यही हेपेटिक डक्ट फ्रॉम लीवर। तो हमारे पास बाइल डक्ट कहां से आ रही है, गाल ब्लैडर से, और हेपेटिक डक्ट कहां से आ रही है, लीवर से। पैंक्रियाटिक डक्ट पैंक्रियाज से। एम्प्टीज, खाली हो रही है। इट्स सिक्रेशन, यानी अपनी सिक्रेशन जो इनके अंदर लिक्विड है वो डाल रहे हैं, किसके अंदर, इन द ड्यूडेनियम, ड्यूडेनियम के अंदर डाल रहे हैं। और ये तमाम के जो लिक्विड है वो डाइजेशन में क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। आगे दूसरा हमारे पास कौन सा है, जिजीनियम इज अबाउट 2.5 मीटर। अब इसकी भी लेंथ आ गई, इसलिए तमाम की लेंथ को एक छोटे से पेज पर लिख ले ताकि याद करने में आसानी हो जाए, मिक्सअप नहीं होगी, तमाम की एक लिस्ट सी बना ले। आगे हमारे पास कौन सी है, इलियम अबाउट 4 मीटर, ये 4 मीटर, ये 2.5 मीटर, और ये सेंटीमीटर में दी हुई है, ये इनकी लेंथ होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद जो आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन, और मजीद इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।